हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12th। तो हम लोग एक और सीरीज के अंदर आ चुके हैं जहां पे हमने पिछली वीडियो में किया था पार्ट 1 ऑफ MCQs। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ MCQs। पार्ट 2 ऑफ MCQs के अंदर हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हमें काफी तरह से बेहतरीन हमें जो है अप्रोच देने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ हम लोग काफी नंबर ऑफ प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सिर्फ 20 क्वेश्चन ना करें, हर एक चैप्टर के अच्छे 30-40 क्वेश्चन का सेट करें जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, और हो सकता है उसी पूरे क्वेश्चन बेस में से ही आपका पेपर बन जाए, हाँ या ना। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आप चाहें तो आपको KG 1 से लेकर 12 तक की किसी भी तरह की वीडियोस देखनी हो, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स चैनल, ऑल फॉर फ्री, एकदम निःशुल्क, पूरा मुफ्त। आपको किसी भी चीज को पैसे देने की जरूरत नहीं है। चलिए गाइस, लेट्स मूव इनटू द सेशन एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास, दैट इज MCQ पार्ट 2। MCQ पार्ट 2 के अंदर हम लोग 21 से क्वेश्चन चालू करेंगे, बिकॉज पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। नाउ लेट्स मूव ऑन, let's not waste our time and let's go on to the question number 21. Let's see on our computer screens. Which of the following statement is true? कौन सा statement true है? Loan from IMF is a revenue receipt. अच्छा, loan from IMF का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अरे आंसर ही आ गया सीधा, आंसर ही आ गया सीधा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन फिर भी इसके अंदर समझते हैं। लोन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज अ रेवेन्यू रिसीट। बेटा रेवेन्यू रिसीट होती है रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग होती है नेचर के अंदर। रेकरिंग मतलब जो बार बार हो रही है। क्या लोन मांगते रहेंगे क्या बार बार? नहीं, तो ये रेवेन्यू रिसीट नहीं, कैपिटल रिसीट है। हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरली लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट। नो, वाई नो? हायर रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो नेसेसरली लीड करेगा हायर फिस्कल डेफिसिट को। सर रेवेन्यू डेफिसिट भी तो आता ही है ना कहीं जाकर, फिस्कल डेफिसिट में कोई ना कोई पार्ट तो रोल प्ले करता ही है ना। बेटा कैपिटल भी तो आता है ना बीच में, कैपिटल रिसीट्स भी आती हैं। अगर मान लो कैपिटल रिसीट्स ज्यादा हैं तो आपका इंक्रीज नहीं हुआ ना, फिर तो इंक्रीज तो नहीं हुआ ना आपका। तो रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है कंपनसेट हो जाए, किससे? कैपिटल रिसीट से, क्योंकि अपन ने इसके अंदर कैपिटल रिसीट का अभी कोई चीज तो देखा ही नहीं। किसके अंदर? हमने रेवेन्यू रिसीट के अंदर। रेवेन्यू रिसीट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, हाँ या ना? ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें अपन ने कैपिटल रिसीट की बात करी क्या? नहीं। मान लो कैपिटल रिसीट्स इतनी है कि ये डेफिसिट ही क्लियर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिस्कल डेफिसिट भी बढ़े हमारे रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने से, ठीक है? तो ऐसा नेसेसरली नहीं हो सकता। बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंट अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। बिल्कुल बेटा, जब ये बोला जाए कि सिर्फ बोरोइंग्स दी गई हो और उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं हो, तो हम बोलते हैं बोरोइंग इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट। में काफी बार बता चुका हूं बेटा, ये वाली बात मैं काफी बार बता चुका हूं, ये बिल्कुल आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई चीज ना कहना या ज्यादा ना कहने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। कई बार कुछ बता रहा होता है कि बोरोइंग्स जितना उधार मांगा है वो इसलिए मांगा है क्योंकि कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हमने उधार मांगा है। अगर आपके पास जो है बेटा गाड़ी चलाने के लिए 4 टायर आपको चाहिए और 4 टायर में से एक टायर को चोर कर ले गया, तो आप बेटा गाड़ी के अंदर एक ही और एक्स्ट्रा टायर लेके आओगे, 2 टायर तो लाओगे नहीं, क्योंकि गाड़ी तो चलने वाली 4 टायर से ही है ना। तो आप 2 टायर तो मंगाओगे नहीं एक की जगह, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आपको एक की जरूरत है, इसलिए आपने एक मंगाया। तो बोरोइंग्स भी फिस्कल डेफिसिट ही होता है कि जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए तो उधार लेंगे, और कितना उधार लेंगे? जितनी कमी है उतने का उधार लेंगे, सिंपल एज बात। तो यहां पे क्या हो गया? यस, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट इज।
प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट बजट में क्या होता है बेटा? प्राइमरी डेफिसिट अपन ने पढ़ा था, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ पास्ट ईयर बोरोइंग्स। और अगर डिटेल में जाना है तो ये पास्ट ईयर बोरोइंग्स कि इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं पर किस बोरोइंग्स पे? जो पास्ट ईयर की बोरोइंग्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, जरा बताओ ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट ये क्या बताता है बेटा? रेवेन्यू डेफिसिट बताता है ये। फिर आता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये क्या बताता है? फिस्कल डेफिसिट बताता है। फिस्कल डेफिसिट, कमी कितनी है हमारे पास? एक्सपेक्टेड। रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट क्या है भैया? कुछ भी नहीं है, तो अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या है? यस, दिस इज द राइट आंसर, हेंस द करेक्ट। हाँ या ना? समझ आया? क्योंकि आपने देखा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या है बेटा? इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स, प्राइमरी डेफिसिट किसके बराबर होता है? बोरोइंग्स के बराबर होता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स के बराबर होता है, या बोरोइंग्स लेस इंटरेस्ट पेमेंट्स के बराबर होता है, या बोथ ए एंड बी? बट द राइट आंसर इज बोरोइंग्स लेस देन इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि भैया बोरोइंग से लेस करो इंटरेस्ट पेमेंट को, उसके बराबर हमारा ये प्राइमरी डेफिसिट है। क्यों बेटा ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इसको आपके शब्दों में लिख दूं, प्राइम इंटरेस्ट पेमेंट्स, चलो देखो इंटरेस्ट पेमेंट्स में यहां लिख देता हूं, इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्लियर है? लिख दिया। लेस लिख दूं, चलो लेस मतलब माइनस साइन बना दूं। ठीक है, क्या हमने पढ़ा है कि बोरोइंग्स इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट? हाँ या ना? तो क्या बोला उसने? बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो, मतलब फिस्कल डेफिसिट में से, फिस्कल डेफिसिट में से किसको माइनस कर दो? इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दो। क्या आ जाएगा बेटा? प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा आप लोगों को? यस और नो? चलिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है प्राइमरी डेफिसिट इज अ गवर्नमेंट बजट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है बेटा? एक गवर्नमेंट बजट है, विल बी जीरो। प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो। प्राइमरी डेफिसिट जो है गवर्नमेंट बजट में जीरो है। व्हेन, कब होगा? जब रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो, जब रेवेन्यू डेफिसिट जीरो हो, जब नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर जीरो, जब नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स जो वो जीरो हो, या फिस्कल डेफिसिट जब जीरो हो, या फिर फिस्कल डेफिसिट बराबर हो इंटरेस्ट पेमेंट्स के। बेटा प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा? प्राइमरी डेफिसिट का फिर फॉर्मूला लिखो। देखो हर बार ये लिखेंगे तो अपने को फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू आपका फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। हाँ या ना? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब जरा देखो ये माइनस कर रहे हैं, अगर ये मान लो 10 है और ये भी मान लो 10 है तो क्या हो गया? जीरो आ गया। मतलब कब आएगा? जब फिस्कल डेफिसिट बराबर होगा इंटरेस्ट पेमेंट्स के। ठीक है, जब फिस्कल डेफिसिट बराबर होगा इंटरेस्ट पेमेंट्स के, तब बोला जाएगा कि ये क्या है? प्राइमरी डेफिसिट है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो आंसर भी सही है, आंसर भी सही। क्वेश्चन नंबर 25, जीरो डैश मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज टू रिसोर्ट to borrowings only to make interest payment. Zero dash means that the government has to resort to borrowings only to make interest payment. Zero dash means क्या जीरो होना चाहिए? कि
कि गवर्नमेंट हैज टू रिसोर्ट बोरोइंग्स ओनली टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट? बेटा सो सिंपल, इट इज दी प्राइमरी डेफिसिट, बिकॉज जीरो क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट होगा, तभी जाके हम बोरोइंग्स को क्या करेंगे, इससे रिसोर्ट करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट से। समझ आया? फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। India is likely to substantially top up the allocation for ongoing production linked incentive PLI scheme in the first February budget. After seeing good results, said people with knowledge of the matter, some new sectors may be included in the program that seeks to reignite manufacturing in India and boost export, along with other measures to spur investment, said the ET report. Which of the following objective of the budget is shown in above circle? वो बोल रहे हैं कि भैया said people with knowledge of matters, some new sector may be included in the program that seek to reignite manufacturing India and boost export. एक्सपोर्ट करने के लिए capable हैं, along with other measures to spur investment. India is likely to substantially top up the allocation for ongoing production. तो क्या हो सकता है बेटा, क्या किस चीज की बात कर रहे हैं? एलोकेशन बोल रहे हैं, स्कीम इन द फर्स्ट फरवरी बोल रहे हैं, सीइंग द गुड रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, पीपल नॉलेज मैटर की बात कर रहे हैं। क्या होगा? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रीएलोकेशन की बात कर रहे हैं। आप नहीं रीएलोकेशन की बात कर रहे हो, लिंक्ड इंसेंटिव्स भी बोले आपने प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है, नई स्कीम के अंदर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस की बात कर रहे हो। ऑब्जर्व द इमेज को ऑब्जर्व करिए गिवन बिलो केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव दैट गवर्नमेंट शुड परस्यू टू डील विथ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से डील करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीज कर दो, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, या नन ऑफ द अबव? किस चीज की बात कर रहे हैं बेटा, जरा बताएं। रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो ना, अमीरों से लेकर, रिच लोगों से लेकर क्या करोगे आप? रिच लोगों से लेकर पुअर्स में बांट दो, पुअर में बांट दो। क्या कर रहे हो आप? इनकम का इनइक्वालिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब इनइक्वालिटी को हटा रहे हो, ठीक है, इनइक्वालिटी को हटा रहे हो, मतलब पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28, which of the following situations of government budget is represented in this image? कि कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है बजट को, कौन से ऐसे गवर्नमेंट की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपेंसेस ज्यादा है, भारी है, अर्निंग्स हल्के हैं, अर्निंग्स हल्के, आपकी एक्सपेंसेस भारी। मतलब क्या बोल रहा है बेटा? ये बोलना चाह रहा है आपका अर्निंग्स हल्के, एक्सपेंसेस भारी, मतलब एक्सपेंसेस आर मोर एंड अर्निंग्स आर लेस। क्या बोल सकते हो आप? तो उससे समझ आएगा आपको कि बजट डेफिसिट, बजट सरप्लस, बैलेंस बजट, या नन ऑफ द अबव। बेटा इट इज दी बेसिक सी बात है, बेसिक सी, इट इज दी बजट डेफिसिट। वाई बजट डेफिसिट? क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा शो कर रहा है अर्निंग से, एक्सपेंसेस ज्यादा शो कर रहा है अर्निंग से, इसलिए बजट डेफिसिट है। समझ आया? क्लियर है सबको, हाँ या ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, स्टेटमेंट 1, बजट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग अ ईयर। स्टेटमेंट 2, बजट इज प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बजट जो है हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बनता है। बजट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग अ ईयर। कि बजट जो है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की प्रॉफिट और लॉस के लिए। बताइए विच वन इज करेक्ट? सेकंड वन इज करेक्ट। कि भैया सेकंड वाला ट्रू है, हर लेवल पे बनाया जाता है, लेकिन पहला वाला ट्रू नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बता रहे हैं हम, इनकम और एक्सपेंस बता रहे हैं, वो भी एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब अनुमान लगाए जा रहे हैं।
क्या लगाए जा रहे हैं बेटा, अनुमान लगाए जा रहे हैं, एस्टिमेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब जो कि एक्सक्लूड नहीं किए जा सकते। कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय पीपल इज ऑफ रिवेलियस नेचर, कि भैया रिवेलियस नेचर के होते हैं, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय पीपल इज रिवेलियस नेचर, कि रिवेलियस नेचर के होते हैं। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल नहीं होते। विच वन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि भैया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, कि भैया नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स, कि भैया कोई इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है पब्लिक गुड्स को, जो कि आपके कई सारे तरह के पब्लिक प्रॉपर्टीज वगैरह की बात कर रहे हैं, तो क्या रिबेलियस नेचर की होती है, नुकसान पहुंचाएगी, लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं, नोप नोप नोप, बस वो बातें कहने की होती, तेरे बाप की रोड है क्या, ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, असर्शन पब्लिक गुड्स आर नॉन रिवेलियस, पब्लिक गुड्स आर नॉन रिवेलियस होते हैं। द बेनिफिट ऑफ सच गुड्स कैन बी एंजॉयड बाय ऑल एंड आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वन पर्सन, कि इनका जो बेनिफिट है वो किसी सब लोग एंजॉय करते हैं, कैन बी एंजॉयड बाय ऑल एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वन पर्सन, किसी से रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, एक इंसान से रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। बोथ ए एंड आर करेक्ट, या एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। बोथ ए एंड आर तो करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ए करेक्ट है, आर गलत है, ए गलत है, आर करेक्ट है, बताओ क्या है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, कि भैया बोथ ए भी ठीक है, आर भी ठीक है। पब्लिक गुड्स आर नॉन रिवेलियस, अभी पिछली लाइन में पढ़ा था अपन ने, हाँ या ना। उसके बाद द बेनिफिट ऑफ सच गुड्स कैन बी एंजॉयड बाय ऑल, सबके द्वारा एंजॉय किया जा सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टीज पर बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वन पर्सन, एक इंसान तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती वो, क्लियर है। चलिए असर्शन ए, गवर्नमेंट इम्पोजेस हेवी टैक्सेस ऑन अल्कोहल, अल्कोहल के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है, गिव सब्सिडी ऑन एलपीजी, और एलपीजी पे सब्सिडी दे देते हैं। द गवर्नमेंट अंडरटेक्स सच मेजर्स टू एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री, वो ये मेजर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के चलनी है। बताइए विच वन इज द करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज सी, असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। यार रीजन जो है वो ना काफी इनकरेक्ट है, इससे कोई आपकी जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पैरामीटर्स बहुत अलग होते हैं, कि फ्लक्चुएशंस ना हो इतनी जल्दी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो इतना ज्यादा। असर्शन कैपिटल गेन टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, कि जो भी प्रॉपर्टी बेचेगा वो किसी और कोई और भी इसके ऊपर टैक्स दे सकता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, उसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। इट्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन डिफरेंट पीपल, कि उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका इंसिडेंस है वो किसी पे भी दिया जा सकता है, टैक्स कोई और भी पे कर सकता है, चलेगा। विच वन इज द राइट आंसर, बी डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, दोनों ही गलत है। पहली बात तो डायरेक्ट टैक्स है, दूसरी बात कि भाई साहब वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिसने प्रॉपर्टी के ऊपर गेन किया है उसी को पे करना है, कोई तीसरा आदमी पे नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 34, असर्शन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया प्रिपेयर्स अ डेफिसिट बजट, कंट्री लाइक इंडिया एक डेफिसिट बजट बनाती है, दैट इज इट्स एक्सपेंडिचर इज मोर देन इट्स रिसीट, उसका एक्सपेंडिचर उसकी रिसीट से भी ज्यादा होगा, ठीक है। डेफिसिट बजट की बात करें, अ डेवलपिंग कंट्री जनरली हैज टू स्पेंड मोर और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, कि एक डेवलपिंग कंट्री को जनरली ज्यादा आपका स्पेंड करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड रीजन आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, और उसका एक्सप्लेनेशन भी गलत है, मतलब करेक्ट है, नॉट करेक्ट है बोल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। चलिए बताइए विच इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, कि ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्री होता है इंडिया, इंडिया को डेवलपिंग कंट्री मानते हैं, प्रिपेयर्स अ डेफिसिट बजट बना रहे हैं। इट एक्सपेंसेस इज मोर देन इट्स रिसीट, कि उसके एक्सपेंसेस उसके रिसीट से भी ज्यादा है। अ डेवलपिंग कंट्री जनरली हैज टू स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डेवलपिंग कंट्री को यार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्चा करना पड़ता है, जिस वजह से डेफिसिट भी होता है। हाँ बिल्कुल एकदम सही बात बोली। मैच द ऑप्शन कॉलम 1 एंड विथ देयर करेक्ट ऑप्शंस इन कॉलम 2,
प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड बाय दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोविजन किए गए हैं पब्लिक गुड के, कौन सा होगा बेटा? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम, ना। मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू, ना। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यस गाइस, यस, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट इम्पोजेस सेस ऑन 2%, मतलब टैक्स की बात कर रहे हैं, ऑन टैक्स पेयर्स हुज इनकम एक्सीडेड 10 करोड़। ये क्यों किया जा रहा है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम, इनकम के अंदर इनइक्वालिटी को कम कर रहे हैं। गवर्नमेंट गिव्स टैक्स रिबेट टू इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन बैकवर्ड रीजन, कि बैकवर्ड रीजन में जो अपनी इंडस्ट्री खोली हुई है उसके ऊपर आपको टैक्स में छूट मिलती है, वो क्यों? रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। पीएसयूज आर ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, कि पीएसयू जो है वो ऑपरेट किए जा रहे हैं, मैनेज किए जा रहे हैं टू प्रमोट, क्या प्रमोट करने के लिए? सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। तो भैया लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू, मतलब ए का हो गया आपका 3, ए का 3, बी का 1, सी का हो गया 4, है ना, और डी का हो गया आपका 2। चलो ठीक है, देखते हैं बेटा ऑप्शन है क्या अपने पास। 3 2 4 1 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2, ये वाला 1 इधर है, ये रहा 3 1 4 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यस, सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मैच द फॉलोइंग, मैच द ऑप्शंस ऑफ कॉलम 1 विद देयर करेक्ट ऑप्शन इन कॉलम 2। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है बेटा? कॉर्पोरेट टैक्स क्या बोल रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? कैपिटल रिसीट है क्या? अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स बेटा कैपिटल रिसीट नहीं है। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? स्पेशल असेसमेंट जो है वो टैक्स रेवेन्यू है क्या? अच्छा ठीक है। फिर बोल रहा है कौन सा करेक्ट है बताना है। सेल ऑफ शेयर ऑफ मारुति बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा मारुति के सेल्स कर दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, तो रेवेन्यू होता है, रिसीट होता है मतलब, है ना। परचेज ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप जो है वो क्या कर रहे हो बेटा? आप जो है वो कर रहे हो, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। परचेज ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एक्सप्रेस हाईवे, विच वन डू यू थिंक इज द राइट ऑप्शन? Which one do you think is the right option? The right option is B. आपने कुछ मैच करना था ना, मैच करना था, सॉरी मैच करना था, मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन, मुझे लगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो जरा देखते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो बेटा आएगा आपका, कॉर्पोरेट टैक्स आपका आना चाहिए किसके अंदर? कैपिटल रिसीट के अंदर आना चाहिए, या कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आना चाहिए, या नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आना चाहिए? बताइए which one do you think? It is a tax revenue, सबसे सिंपल it is a tax revenue, टैक्स से कमाया हुआ पैसा है, ठीक है, टैक्स से कमाया हुआ पैसा है। फिर आता है, चलो इजी वाले कर लो, मान लो स्पेशल असेसमेंट ना याद आ रहा हो तो, परचेज ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एक्सप्रेसवेज, के एक्सप्रेस पर लैंड खरीद लिया आपने, लैंड खरीद लिया आपने, क्यों? क्योंकि लैंड खरीदने से आपको कंस्ट्रक्ट करवा पाओगे उसके ऊपर हाईवेज, तो कैसा खर्चा है बेटा? ये आपका है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर आता है आपके स्पेशल सेल ऑफ शेयर्स ऑफ मारुति बाय गवर्नमेंट, मारुति के द्वारा आपके गवर्नमेंट के जो है शेयर्स बिक रहे हैं, मतलब क्या है ये कैसा रेवेन्यू होगा बेटा? कैपिटल रिसीट होगी, क्या होगी? हाँ जी, कैपिटल रिसीट है ये। और अपना लास्ट क्या आ गया? स्पेशल असेसमेंट वुड बी क्वेश्चन नंबर 4 की A2B4 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? A2B4 वाला ऑप्शन दिख रहा है, बी शुड बी द राइट आंसर, यस, बी शुड बी द राइट आंसर। क्लियर है? बी इज द राइट आंसर। ये देख लो पीछे भी जाके, 3 का 1 है और फिर डी का 3 है, डी का 3 है, सी का 1 है, ठीक है। चलो वेरी गुड, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। अच्छा हाँ, ये करेक्ट पेयर वाला क्वेश्चन है। कौन सा पेयर करेक्ट है? रेवेन्यू डेफिसिट, बेटा फॉर्मूले अपन को पता ही है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट,
फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, अपन को पता है ये क्या होता है, यही रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ठीक है। पर ये तो इसके सामने गलत लिखा हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसीट इंक्लूडिंग बोरोइंग्स। सही लग रहा है क्या, सही लग रहा है क्या? सॉरी माय बैड गाइस, माय बैड। मैंने रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल ये दे दिया, नहीं, गलत है। ये वाला ऑप्शन भी गलत है इसका, रेवेन्यू रिसीट ये नहीं होता, प्राइमरी रिसीट इज द राइट आंसर। वाई? क्योंकि इसमें एक्सक्लूडिंग होता तो ये राइट आंसर हो जाता, जबकि ये भी राइट आंसर है तो दो राइट आंसर हो जाते हैं। इसमें एक्सक्लूडिंग होता है, बोरोइंग्स को आप हटाते हो, ठीक है। यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज द राइट आंसर। फिर आ जाइएगा नेक्स्ट पॉइंट, मतलब सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, टू बी आंसर्ड 38 to 43 शुड बी आंसर्ड। 43 तो नहीं है अपने पास, लेकिन 40 तक क्वेश्चन है। आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, इस डेटा के बेसिस पे हमें आंसर करना है। सबसे पहला, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, ये सब आपके अमाउंट भी दिए गए हैं। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या बोलता है, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू इज टोटल टैक्स रेवेन्यू इन गवर्नमेंट टोटल रिसीट। अच्छा, मतलब कितना पैसा कमाया है ये पूछ रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू में कितना पैसा कमाया है टोटल, मतलब एक परसेंटेज पूछ रहे हैं कि आपने टैक्स में कितना पैसा कमाया। पहले तो इसका टोटल देख लो बेटा, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखो चलो टोटल करके देखते हैं। देखो 20 हो गया, 26 और ऐड कर दिया इसके अंदर, कितना आया, 26 को ऐड करा इसके अंदर 42, नहीं 26 को ऐड किया 42, और 42 के साथ बेटा आ गया आपका नेक्स्ट 52, है ना। 52 नहीं 62 हो गया, 62, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, 62 हो गया, ठीक है। फिर 62 के अंदर ये 8 ऐड कर दो, कितना हो गया 70, ठीक है। 70 के अंदर ये इसके अंदर ऐड किया 16 प्लस 14 कितना हुआ, 16 प्लस 14 इज 30, और 30 को ऐड कर दो तो कितना आ गया 100। तो ये कितना हो गया, ये टोटल पूरा यहाँ पे 100 हो गया। कितना हो गया बेटा, ये टोटल पूरा अमाउंट इसका 100 हो गया। पूरा चार्ट 100 का है, पूरा चार्ट ये 100 टोटल बजट है इसका, बता रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि कितना टैक्स से कमाया हुआ पैसा, ऐसा कितना है, तो कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तीनों चारों जो दिख रहे हैं यहाँ तक, ये सारे टैक्स हैं। इसमें क्या हो गया, 13 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 8, कितना हुआ बेटा, 13 प्लस 14 प्लस 3, तो 3 को दे दो यहाँ पे 16 हो गया, 16 प्लस 4 कितना होता है आपका, देखो यहाँ पे कितना हो गया, 16 प्लस 4 कितना हुआ, 13, 14, मैंने सही तो लिखे ना नंबर, अच्छा प्लस 15 भी बच गया, ये देखो प्लस 15 भी बच गया, हाँ अब सही है। ये आ गया, ये हो गया कितना 16 प्लस 14 30, 38 प्लस 15 कितना होता है, 38 प्लस 15 होता है बेटा अपना 53। लो आ गया आंसर कितना अपना 53%। सर आपने डायरेक्ट 53% कैसे लिख दिया बेटा, 53 100 का कितना होगा, मतलब अगर मैं 53 अपॉन फिर आपको 100 इंटू 100 करूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, 53 अपॉन 100 इंटू 100 करूं, इससे अच्छा सीधे निकाल लो ना 53%। 100 का 53 कितना होगा, 53% होगा। लो आपका आंसर क्या आ गया 53%, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करो, चलिए गाइस लेट्स सी। हमारे पास जो एक और क्वेश्चन आता है वो बोलता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल नहीं है, तो बेटा फीस एंड आपको फाइन्स जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाता है, इनकम टैक्स रेवेन्यू जो है वो टैक्स रेवेन्यू आ जाता है, बोरोइंग्स भी आपके भैया आ जाती हैं रेवेन्यू के अंदर, ग्रांट्स। तो किस तरह का अपना बोला जा रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट कौन से नहीं है, लेट्स सी। इट इज द ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड द थर्ड वन आर जो है वो नॉट नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। चलिए जी चलिए,
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट है आज का हमारे लिए। इफ गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीजेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट फॉर द करंट फिस्कल ईयर? कौन सा स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट फॉर द करंट फिस्कल ईयर? अगर गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ जाती है, प्राइमरी डेफिसिट विल इंक्रीज। बेटा प्राइमरी डेफिसिट इंक्रीज होगा क्या? फिस्कल डेफिसिट विल इंक्रीज होगा क्या? रेवेन्यू डेफिसिट विल डिक्रीज होगा क्या? या गवर्नमेंट बर्डन फॉर फ्यूचर पेमेंट विल इंक्रीज? बेटा इट इज वेरी सिंपल, प्राइमरी डेफिसिट विल इंक्रीज। कैसे इंक्रीज, ये इनकरेक्ट कैसे हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग्स इंक्रीजेस, गवर्नमेंट की बोरोइंग इंक्रीज हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट? बोरोइंग इंक्रीज हो रही है तो भैया प्राइमरी डेफिसिट कैसे बढ़ेगा? समझ आया? हाँ या ना? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स अपन माइनस करेंगे उसमें, क्लियर है? तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्लियर? चलिए, आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए चैनल भी है, चाहे उसको भी देख सकते हैं। यूपी, बिहार, एमपी बोर्ड, सारे बोर्ड्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फिर टैबलेट, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप के ऊपर भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बेटा ई नोट्स और ई बुक्स भी आपको अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर प्रेस करिए, आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी मिल जाएंगी। और आप चाहें तो हमें अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज, थैंक यू।